ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं 21वीं कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना के सामने समर्पण करने वाले 70,000 ब्रिटिश सैनिकों में 40,000 सैनिक भारतीय थे। जापानी सेनापति फ्यूजीवारा ने इन सैनिकों की कमान कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दी थी और उन्हें इस सेना का जनरल बना दिया था। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने घोषणा कर दी थी कि भारत में जापान के राज्य विस्तार का कोई इरादा नहीं है और न ही वो आजादी हासिल करने के भारतीयों के प्रयास में कोई हस्तक्षेप करेगा। लेकिन भारतीय सैनिकों की संपत्ति और उनके अस्तित्व के प्रश्न को लेकर जनरल मोहन सिंह और जापानी अधिकारियों के बीच मतभेद हो गए। तब जनरल मोहन सिंह ने उस फौज को भंग कर दिया। जापान ने उन्हें न युद्धबंदी माना, न ही कहीं जाने दिया। उस समय प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान में थे। वो भारत और जापान के बीच सेतु का काम कर रहे थे। रास बिहारी बोस ने फरवरी 1943 में भारतीय फौज के करीब 300 अफसरों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और आजाद हिंद फौज का गठन किया। उस समय सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे। जापान सरकार की मार्फत उन्हें आजाद हिंद फौज के गठन का समाचार मिल चुका था। ये संदेश भी मिला था कि रास बिहारी बोस चाहते हैं कि इस फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ही संभालें। लेकिन जर्मनी से जापान पहुंचना आसान तो न था। फिर भी वो 8 फरवरी 1943 को एक जर्मन पनडुब्बी से जापान के लिए रवाना हुए और किसी तरह बचते बचाते वो 16 मई 1943 को टोक्यो पहुंच गए। जापान पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जनरल तोजो से भेंट की। जनरल तोजो सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और विचारों से बहुत प्रभावित हुए। जनरल तोजो को सुभाष बाबू की योजनाएं भी पसंद आईं। इससे भारत और जापान के संबंध सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी भाव रखने वाले हो गए। जनरल तोजो ने उन्हें हर संभव सहायता देने का वचन भी दिया। जब एक दिन जापान रेडियो ने खबर दी कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से निकलकर जापान पहुंच गए हैं, तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। अंग्रेज इसलिए भी परेशान हुए कि अब सुभाष चंद्र बोस उनके लिए नई परेशानी जरूर खड़ी करेंगे। 24 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो से भारतवासियों के नाम एक संदेश प्रसारित किया। संदेश में उन्होंने कहा, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा या उन भारतीय क्रांतिकारियों का जो जापान में हैं, ये बिल्कुल इरादा नहीं है कि भारत की गर्दन पर ब्रिटिश जुए की जगह जापानी जुआ आ जाए। मैं तो भारत को ब्रिटिश गुलामी से मुक्त कराना चाहता हूं और इस काम में जापान से मदद ले रहा हूं। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है, जापान प्रतिज्ञा करता है कि वो भारत की भूमि से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने में भारत की मदद करेगा।
सही अर्थों में वो भारत को आजादी दिलाने की दिशा में हर संभव सहयोग देगा। सुभाष चंद्र बोस के इस प्रसारण से भारतीयों के मन में एक नई आशा, नए विश्वास का संचार हुआ। 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का विधिवत संगठन हो गया। सिंगापुर में उसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की प्रत्येक टुकड़ी का निरीक्षण किया और फिर 50,000 सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जब बहादुर जापानी सैनिकों ने अपनी लड़ाई शुरू की थी तो उनकी जबान पर एक ही नारा था, सिंगापुर चलो। मेरे सैनिकों, अब आपका नारा होना चाहिए, दिल्ली चलो। मैं नहीं कह सकता कि आजादी की इस लड़ाई के बाद हम में से कितने लोग जीवित बचेंगे, पर मैं ये कह सकता हूं कि अंत में विजय हमारी होगी। हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारे विजयी सैनिक दिल्ली के लाल किले के मैदान में विजय की परेड नहीं कर लेते। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अधिक गर्व का दिन है। पराधीन देश के व्यक्ति के लिए मुक्ति सेना का पहला सिपाही होने से बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है। लेकिन इस सम्मान के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। मुझे उसका ज्ञान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अंधेरे और उजाले में, हर्ष और शोक में, जय और पराजय में आपके साथ रहूंगा। इस समय तो मैं आपको भूख, प्यास, कष्ट और मृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता, परंतु यदि आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपको विजय और आजादी की मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मुझे विश्वास है कि आप जीवन मरण में मेरा साथ देंगे। इसका कोई महत्व नहीं कि भारत को आजाद देखने के लिए कौन जीवित रहेगा, कौन नहीं। हमारे लिए संतोष की बात यही है कि भारत आजाद होगा। उसे आजाद करने के लिए हम सब कुछ निछावर कर देंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमारी सेना को शक्ति दे। आजादी की लड़ाई में हमारी विजय हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में किसी भारतीय नेता या राजनीतिक दल के लिए कोई विद्वेष न था। उन्होंने 2 अक्टूबर 1943 को सारे पूर्वी एशिया में गांधी जी का जन्मदिन मनाया। उस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट कहा, भारत छोड़ने में मेरा उद्देश्य ये था कि बाहर के प्रयत्नों से भीतर के प्रयत्नों को शक्ति पहुंचाई जाए। गांधी जी मेरे गुरु थे। मैं अपने गुरु की स्मृति को प्रणाम करता हूं। यदि 1920 की असहाय हालत में गांधी जी संग्राम के अपने नए तरीकों को लेकर ना आते तो भारतवर्ष शायद अब भी ज्यों का त्यों रहता। गांधी जी जिनकी जयंती हम मना रहे हैं आधुनिक ऋषि हैं। उनकी अहिंसा ही मानवता की एकमात्र आशा है। लेकिन गुलाम देश की अहिंसा अहिंसा नहीं, कमजोरी होती है। इसलिए पहले हम अपने देश को आजाद करेंगे,
मौत की मंजिल पार करते हुए हमें दिल्ली पहुंचना है। जिस दिन दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराएंगे, उस दिन हम महात्मा जी को सिंहासन पर बैठाएंगे, गंगा जल से उनके चरण धोएंगे, फिर उनसे कहेंगे कि अब आप संसार का नेतृत्व अपने हाथों में लीजिए। अब आपकी अहिंसा की आवश्यकता है। आप हमारे राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता। गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। इस समारोह में सबसे पहले रास बिहारी बोस ने बड़ा भावपूर्ण भाषण दिया। पिछले 20 सालों से मैं अपनी मां की गोद से दूर हूं। कितनी बार भारत मां ने हाथ बढ़ाकर मुझ जैसे जिद्दी शिशु को अपनी गोद में खींचना चाहा, मगर माता के हाथों में हथकड़ियां जकड़ी हुई थी, इसलिए मैं नहीं गया। पर आज मेरा दूसरा भाई सुभाष उम्र में छोटा है, मगर लड़ाई में मुझसे आगे मसीहा बनकर इंसानियत के घावों को आजादी के फाहे से ठीक करने आया है। हम 20 लाख नंगे भूखे प्रवासी भारतीय स्वतंत्रता के इस दूत का स्वागत करते हैं। जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इस मौके पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मुझे इसमें रत्ती भर संदेह नहीं कि जब हम हिंदुस्तानी सीमा को पार कर हिंदुस्तान के अंदर पहुंचेंगे, उस वक्त एक विशाल क्रांति होगी, जिसकी आंधी के सामने एक भी ब्रिटिश सत्ताधारी न टिक सकेगा। नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! और फिर शपथ ग्रहण का वो ऐतिहासिक क्षण आया। सारी जनता स्तब्ध और शांत थी। हिंदुस्तान का पहला आजाद नेता मातृभूमि के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने जा रहा था। सुभाष चंद्र बोस अपनी कुर्सी से उठे। उनके गोरे भोले भाले चेहरे पर एक अजीब गंभीरता थी, वैसी ही गंभीरता जैसी तूफान आने के पहले छा जाती है। वो माइक के पास गए। बड़े गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, भगवान को साक्षी कर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत को आजाद करने के लिए अंतिम सांस तक एक सिपाही की तरह लड़ता रहूंगा। मैं सदा भारत का सेवक रहूंगा और भारत का हित मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा। मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद तक मां के चरणों पर चढ़ा दूंगा। नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! इसके बाद आजाद हिंद सरकार के हर अधिकारी ने शपथ ली कि वो सुभाष चंद्र बोस का आज्ञाकारी बनकर रहेगा और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में जरा भी नहीं हिचकेगा। उस समय आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड अस्तित्व में थे, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड। अब एक नया ब्रिगेड बनाया गया, सुभाष ब्रिगेड, जिसमें चुने हुए जवान रखे गए और इसका नेतृत्व संभाला जनरल शाहनवाज खान ने। आजाद हिंद फौज के लिए हथियार तथा गोला बारूद हालांकि जापान से लिया गया था, पर उसकी कीमत आजाद हिंद फौज ने अदा की थी। इसके लिए प्रवासी भारतीयों ने मुक्त हाथों से धन दिया था। सिंगापुर में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आई थीं। महिलाओं के एक दल ने बंदूकें चलाकर नेताजी को सलामी दी। तब नेताजी ने एक महिला रेजिमेंट बनाने का विचार किया।
22 अक्टूबर 1943 को रानी झांसी रेजिमेंट का विधिवत उद्घाटन स्वयं नेताजी ने किया था। इसकी कमांडर थीं लक्ष्मी। भारत में इस समय तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद सभी भारतीयों का पवित्र और राष्ट्रीय संबोधन बन चुका था। जय हिंद को वही राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जो उससे पहले वंदे मातरम को प्राप्त थी। युद्ध की तैयारियां पूरी होते ही 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने युद्ध के लिए कूच किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को विदाई देते हुए कहा था, बहादुरों, हवा की लहरों पर ये आवाज, ये पुकार तैरती हुई आ रही है। हमारी माता हमें बुला रही है। सुनो, देश के कोने कोने से सिंधु, गंगा और रेवा तट से 40 करोड़ हृदय हमारे स्वागत के लिए धड़क रहे हैं। अब हम नहीं रुकेंगे। खून ने खून को पुकारा है। दिल्ली चलो। जय हिंद। उसी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बहाए जा, उसी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। आजाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ी। आरंभ में उसे भारी सफलता मिली। कई स्थानों पर ब्रिटिश सेना को मार खाकर पीछे हटना पड़ा। आजाद हिंद फौज के सिपाही बढ़ते बढ़ते इम्फाल तक पहुंच गए। करीब 250 वर्ग मील भारत भूमि को उसने आजाद करा दिया। लेकिन इम्फाल के मोर्चे पर भयानक युद्ध हुआ। लेकिन बारिश शुरू हो जाने से नदियों में बाढ़ आ गई। हजारों सैनिक बीमार पड़ गए। मजबूर होकर आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। लेकिन नेताजी इससे निराश नहीं हुए। 4 जुलाई 1944 को रंगून में आयोजित सभा में उन्होंने सैनिकों से कहा, आजादी की लड़ाई में मेरे साथियों, मैं तुमसे खून मांगता हूं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फिर से युद्ध की तैयारी की। अगला युद्ध बर्मा की भूमि पर लड़ा गया। आजाद हिंद फौज और जापानी फौजों ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। लेकिन शत्रु भारी पड़ा। जापानी फौजें पीछे हटने लगीं। नेताजी उस समय रंगून में थे। जापानी फौजों ने रंगून छोड़ दिया। परंतु नेताजी ने रंगून तभी छोड़ा जब उनकी फौज का एक-एक आदमी सुरक्षित वहां से चला गया। इसके बाद अंग्रेजों ने सिंगापुर पर आक्रमण किया। आखिर जब जीत की कोई आशा न रही तो यह तय किया गया कि आजाद हिंद फौज के सभी लोग गिरफ्तार हो जाएं। पर नेताजी के लिए यह कहा गया कि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो आजादी की मशाल बुझ भी सकती है। इसलिए उचित यही होगा कि नेताजी किसी और देश में चले जाएं, वहां से अपने प्रयास जारी रखें। 16 अगस्त 1945 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर छोड़ दिया। वो बैंकॉक पहुंचे। बैंकॉक से वो सैगोन पहुंचे। इसके बाद वो एक जापानी हवाई जहाज में किसी ऐसे स्थान के लिए रवाना हुए जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। 17 अगस्त 1945 को वो विमान सैगोन हवाई अड्डे से उड़ा। वहां से विमान ट्यूरेन पहुंचा। 18 अगस्त को विमान ट्यूरेन से फार्मोसा द्वीप के ताइहोकू पहुंचा। किंतु बाद में पता चला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
इधर 1943 में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल पर पड़ा। एक ओर हजारों पुरुष, स्त्री, बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। दूसरी ओर सरकारी गोदामों में अनाज पड़ा सड़ रहा था। अंग्रेजों की नीति ये थी कि आग लगाओ, भूखा मारो और बहादुरी से पीछे हट जाओ। सरकार को डर था कि आजाद हिंद फौज की मदद बंगाल की जनता जरूर करेगी, इसलिए इसे पहले ही कमजोर कर दो। महात्मा गांधी जेल में होते हुए भी वायसरॉय को पत्र लिखकर अंग्रेजों की ज्यादतियों के बारे में चेतावनी दे रहे थे। आखिर मजबूर होकर गांधी जी ने 10 फरवरी से 21 दिन का उपवास करने की घोषणा कर दी। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल गांधी जी के साथ कोई रियायत करने के लिए तैयार न था। 20 फरवरी 1943 को गांधी जी का स्वास्थ्य और गिर गया। सारे देश में हलचल मच गई। हर पल संकट और बेचैनी से गुजरने लगा। लेकिन गांधी जी अपने आत्मबल से सारे कष्ट झेलते रहे। 3 मार्च को उपवास पूरा हुआ। उनके उपवास से जनता में नई राष्ट्रीय चेतना आ गई। आजाद हिंद फौज की खबरों से भी भारतीय जनता का मनोबल ऊंचा था। जय हिंद राष्ट्रीय नारा बज चुका था। आजाद हिंद फौज के बंदी अफसरों में शाहनवाज, ढिल्लों और सहगल पर भारतीय सेना से भागने और सम्राट के विरुद्ध युद्ध के आरोप में मुकदमा चलाया गया। इससे देश भर में क्रोध की भावना उबल पड़ी। देश के कोने कोने में आजाद हिंद फौज की देशभक्ति के गीत और नारे गूंजने लगे। आजाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा लाल किले में चला था। मुकदमे में अफसरों की पैरवी करने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ बैरिस्टर भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू गए थे। लेकिन अंत में ब्रिटिश सरकार ने तीनों अफसरों को मृत्यु दंड दिया। इससे जनविरोध और भड़का। मजबूर होकर सरकार ने आजाद हिंद फौज के तीनों अफसरों को रिहा कर दिया। इतिहासकार लिखते हैं, आजाद हिंद फौज स्वतंत्रता संग्राम का एक गौरवशाली पृष्ठ रही है। आजाद हिंद फौज केवल भारतीय स्वतंत्रता की एक गौरवमय चेष्टा ही नहीं थी, बल्कि इसने बाद की भारतीय राजनीति पर कुछ बहुत गहरे प्रभाव भी डाले। इसने भारत में एक नवीन क्रांतिकारी धारा को जन्म दिया। जनता में आजाद हिंद फौज की प्रशंसा के कारण ब्रिटिश भारतीय फौजों में जिन भयंकर विस्फोटों का सूत्रपात हुआ, उसके कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पैर भारत से उखाड़ने में बहुत सहायता मिली। आजाद हिंद फौज ने सांप्रदायिक एकता का महान आदर्श भी उपस्थित किया था। आजाद हिंद फौज के आदर्शों के प्रभाव से भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना जग उठी थी। ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट दिखने लगा था कि जिस भारतीय सेना पर वो आंख बंद करके विश्वास कर सकती थी, उसमें अब वो बात नहीं रही। वो कभी विद्रोह भी कर सकती है। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने भारत के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वक्तव्य दिया। हम ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल स्तर के सदस्यों का एक मिशन भारत भेज रहे हैं, जो इस बात का भरसक प्रयत्न करेगा कि जल्दी से जल्दी स्वाधीनता प्राप्त करने में भारत की सहायता करे। इस मंत्री मिशन के सदस्य हैं भारत सचिव सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AC अलेक्जेंडर। ये मंत्री मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसने भारतीय नेताओं से बातचीत की, लेकिन कोई हल न निकला। तब 16 मई 1946 को इस मंत्री मिशन ने स्वयं एक प्रस्ताव तैयार करके पेश किया। इसमें कांग्रेस के संयुक्त भारत और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के आदर्शों का समन्वय किया गया था। मंत्री मिशन का विश्वास था कि उसकी योजना सभी दलों की प्रमुख मांगों के प्रति न्याय करती है, इसलिए भारत में एक स्थिर और व्यावहारिक संविधान की स्थापना में समर्थ हो सकती है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया।
किंतु 27 से 29 जुलाई तक हुए मुस्लिम लीग परिषद के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें 16 मई की योजना की अपनी स्वीकृति मुस्लिम लीग ने वापस ले ली। अब मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान की स्थापना के लिए सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कर दी। इसका सीधा अर्थ था देश का विभाजन और सांप्रदायिक दंगे फैलाकर अलगाव की नीति को प्रचारित करना। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 का दिन सीधी कार्रवाई के लिए नियत किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के शब्दों में, 16 अगस्त भारत के इतिहास में काला दिन है, क्योंकि इस दिन सामूहिक हिंसा ने कलकत्ते की महानगरी को रक्तपात, हत्या और भय की बाढ़ में डुबो दिया। ऐसी घटनाएं हुई जिनकी अब तक के इतिहास में कोई मिसाल न थी। सैकड़ों जाने गई, हजारों व्यक्ति घायल हुए और करोड़ों रुपयों की संपदा नष्ट हो गई। मुस्लिम लीग ने जुलूस निकाले, जिनमें लूटपाट करने और आग लगाने की वारदातें हुई। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की 21वीं कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, एस.एम. जहीर, कीमती आनंद, सुभाष गुप्ता, मनोज भटनागर, मुनीश, मोहनलाल शर्मा, एस. रालते और शोभना जगदीश। कल इसी समय इस धारावाहिक की 22वीं और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।